नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस .साहित्य। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रेमचंद युग के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि नेट का फॉर्म भरा जा रहा है और नेट का फॉर्म के लिए आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और बहुत कम समय है क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय इतना नहीं है कि पूरा हम कवर कर पाए, इसलिए समय का महत्व को आप समझिए। महत्वपूर्ण समय है अभी और बहुत अच्छे से तैयारी करने में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों, प्रेमचंद युग के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रेमचंद युग के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रेमचंद का जितना भी आप जानकारी इस समय प्रेमचंद युग के अंतर्गत मिलेगा वो सारा विस्तृत अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म, सबसे पहली बात करेंगे। प्रेमचंद का जन्म जो है 31, यहाँ पे आप देख रहे हैं 31 जो है जुलाई। जी हाँ, 31 जुलाई। आप परिचित भी होंगे कुछ जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे जो है 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था और वाराणसी के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ। पिता के पुत्र का नाम यहाँ पे पिता ने पुत्र का नाम जो रखा था वो धनपत राय और ताऊ ने इन्हें नवाब राय रखा था। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि पिता ने इनका नाम जो है धनपत राय और ताऊ ने इन्हें नवाब राय रखा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो गया। तो ये जो ताऊ ने नवाब राय रखा था और राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे और कुछ आपको जानकारी दे दूं मैं। 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 20 रुपए मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज एक खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो गया है आपको, ये कथन है 2 जुलाई 1900 को ये जो है 20 रुपए में एक मासिक पत्रिका थी और सरकारी मास्टर बने थे, जो कि 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना जो है ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र जो आवाज़ खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं मार्च 1906 में इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह कर लिया था। आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता होगा, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया था, जो कि एक विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की थी, क्योंकि बाल विधवा इन्होंने किया था विवाह। ठीक है। प्रथम उर्दू कहानी जो है इनकी, आप आगे देख रहे हैं, नवाब राय का प्रथम कहानी जो है यहाँ पे सोचे वतन। एक और चीज़ जानकारी दे दूं, जैसे देख रहे हैं नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 के ज़माना में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये 1908 में प्रकाशित हुआ था और मैंने अभी अभी जो जिक्र किया है वो कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार है, जो 1 मई 2 जुलाई 1900 में 20 रुपए में जो मासिक पत्रिका थी ना, प्रकाशित हुई थी, उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ खल्क में। तो ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि मार्च की बात हो गई है। अब हम चलते हैं ज़माना की पत्रिका के बारे में करते हैं। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह, सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी कि कहानी संग्रह कौन सी है ना। नवाब राय की पहली जो कहानी है वो सोजे वतन है। सोजे वतन 1908 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जमाना प्रेस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कानपुर से प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। आपको बता दें कि प्रथम उर्दू कहानी संग्रह जो है सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां जो है देश प्रेम से परिपूर्ण थी। देश प्रेम से क्या थी? परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सेडिशन राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 जो बची प्रतियां को उन्होंने आग में जलवा दिया था।
तो दोस्तों ये है कि किस कहानी को जब्त कर लिया गया था, तो सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था और इसमें राजद्रोह के आरोप में इसकी जो कॉपियाँ बची थी 700 बची थी प्रतियाँ, उसको पूरी आग में इन्होंने जला दिया था कलेक्टर ने, ठीक है। और इस पर इन्होंने जब इस पर देखा जाएगा कि उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण ध्यान रखिएगा, आगे हम जिक्र करेंगे दिया इसके बारे में। तो दया नारायण निगम ने के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा था। प्रेमचंद जी का नाम जो है वो कैसे पड़ा, तो ये यहाँ पे देखिए, दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना जो नाम है प्रेमचंद रख लिया। किसने रख लिया? मुंशी प्रेमचंद जी ने, नवाब राय ने यहाँ पे अपना नाम प्रेमचंद जी रख लिया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी जो है, देखिए पहली कहानी और संग्रह, ध्यान रखिएगा, संग्रह की बात कर रहे थे तो सोजे वतन, और पहली कहानी की बात कर रहे हैं तो पहली कहानी इनकी है बड़े घर की बेटी, जो कि उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1910 में प्रकाशित हुई थी। आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी जानकारी। ये देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इसको जो है जब्त कर लिया था, और बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में ये जो है पत्रिका यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इनकी पहली हिंदी कहानी सौत, एक और मैं जानकारी आपको दे दूं, पहली हिंदी कहानी सौत जो है हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में, तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। तो ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। यहाँ पे उनकी पहली हिंदी कहानी कौन है? सौत है। और जो सौत है वो हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका किस में प्रकाशित हुई? तो प्रश्न बनता है कि सौत जो कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सौत जो है वो सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1915 के अंक में, तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह, इनकी हिंदी कहानी संग्रह जो है कि सप्त सरोज जो है जून 1917 में प्रकाशित हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी ये दी जा रही है, उसको आप ध्यान रखिएगा। उर्दू कहानी, हिंदी कहानी, इस तरह से याद रखिएगा, कौन सी हिंदी कहानी, कौन सी उर्दू कहानी। तो मैंने अभी बताया है, प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में। बच्चन सिंह का कहना है कि पंच परमेश्वर 1916 में लिखी गई रचना है, उनकी पहली हिंदी कहानी मानते हैं। तो पूछा जा सकता है कि बच्चन ने किस कहानी को, प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी को पहला कहानी माना है? तो याद रख लीजिएगा, पंच परमेश्वर 1916 समय काल तो बच्चन जी ने स्वीकार किया है। अब हम बात करेंगे कि प्रेमचंद के, आप देख रहे हैं पंच परमेश्वर जो है, और इधर अंतिम कहानी जो है कफन के बारे में आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है जिसमें आपको बहुत सारी ये जानकारी इस प्रेमचंद जी की कहानियों में आपको पूरे समाज और स्थिति को समझाती है कहानी। उन्होंने कुल उपन्यास जो है लिखे हैं, 15 उपन्यास लिखे हैं, 300 से अधिक कहानियां लिखी है, जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित है। प्रश्न बनता है, पहले छोटे मोटे प्रश्न बन जाते हैं, मानसरोवर कितने खंडों में है? तो 8 खंडों में। ये जानकारी वैसे रखनी चाहिए। 3 नाटक हुए, 10 अनुवाद हुए, 7 बाल पुस्तकें हुई, और हजारों पृष्ठों के लेख हुए, संपादकीय हुए, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की उन्होंने। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और एवं कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सामान्यतः इनकी जो प्रथम उर्दू कहानी है, संसार का सबसे अनमोल रत्न जो है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, संसार का सबसे अनमोल रत्न किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। सन 1907 में ये रचना लिखी गई। किंतु कुछ विद्वानों ने क्या कहा, इश्के दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना जाता है। ये दोनों कहानियां जो है, कौन से? संसार का सबसे अनमोल रतन और इश्के दुनिया का हुब्बे वतन, जो दोनों कहानियां हैं वो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
सोजे वतन की बात कर रहे थे, तो सोजे वतन में दोस्तों कितनी कहानियाँ संकलित है। प्रश्न बनता है सोजे वतन के संकलित कहानियाँ कौन कौन सी है। जैसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मैंने आपको अभी भी बताया है, 1907 में प्रकाशित माना गया है। तो ये रचना है उनकी, कहानी जो है वो। और दूसरी कहानी है शेख मखमूर। तीसरी कहानी यही मेरा वतन है। चौथा कहानी है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, है ना, जो अभी भी मैंने बताया। इसके दुनिया व हुब्बे वतन जो है देश प्रेम, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की कहानी इसमें है। सिल ए मातम, शोक का पुरस्कार, इस कहानी मतलब सोजे वतन में ये सब है। यही मेरा वतन है, सबसे अनमोल रतन और सिले मातम, ये जो कहानी मैंने बताई है 5, वो आपके सोजे वतन में ये प्रकाशित है, संकलित है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त की है। पूछा जाता है प्रश्न कि प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कथा सम्राट किसने कहा है? तो शरत चंद्र जी ने इन्हें, बंगला साहित्यकार जो शरत चंद्र है, उन्होंने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी है। अब बात करते हैं इनकी रचना। देख रहे हैं आप लोग, सप्त सरोज। सप्त सरोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1917 में इनकी 2 रचना प्रकाशित हुई, सप्त सरोज और नवनिधि, 1917 में। वही ठीक प्रेम प्रेम पूर्णिमा जो है 1918 में प्रकाशित हुई। प्रेम 25 1923 में प्रकाशित हुई। प्रेम प्रसून 1924 में प्रकाशित हुई। प्रेम द्वादशी 1926 में प्रकाशित हुई। प्रेम पत्रिका 1926 में प्रकाशित हुई। और प्रेम पत्रिका और प्रेम चतुर्थी ये 1929 में प्रकाशित हुई। प्रेम कुंज 1930 में प्रकाशित हुई। कफन 1936 की, जो कि मैंने आपको बताया है अभी अभी कि अंतिम कहानी है कफन, 1936 में लिखी गई, जिसमें केशव और माधव की कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब प्रेमचंद की कहानी मैंने आपको बताया है, कितनी कहानियाँ हैं और कितने मानसरोवर हैं, ये सारी रचनाएं हैं। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में। प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, 1913 में प्रकाशित हुई है। वहीं बात करते हैं सज्जनता का दंड, 1916 में प्रकाशित हुई है। नमक का दरोगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है कब प्रकाशित हुई है। नमक का दरोगा किसकी रचना है? ईश्वरीय न्याय जो है 1917 में प्रकाशित हुई। इनकी 2 रचना 1917 में है, दुर्गा का मंदिर और ईश्वरीय न्याय। बूढ़ी काकी बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना, बूढ़ी काकी 1920 में, आप इसको पढ़िए ज़रूर। इनकी कहानियाँ हैं बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा है, उसकी रात है, सवा शेर गेहूँ है, शतरंज के खिलाड़ी है। शांति इनकी रचना है 1921 में। सवा शेर गेहूँ 1924 में। शतरंज के खिलाड़ी 1924 में। 2 रचना है, सवा शेर गेहूँ और शतरंज के खिलाड़ी, 1924 में लिखी गई हैं। सौभाग्य के कीड़े 1924 में लिखा गया। 2 सखियाँ जो है 1928 में इनकी रचना लिखी गई है। अलगोछिया 1929 में। पूस की रात 1930 में। समर यात्रा 1930 में। पत्नी से पति 1930 में। तो देखिए यहाँ पे 4 कहानियाँ लिखी है, पूस की रात, सदगति, समर यात्रा, पत्नी से पति। तो 4 रचना इनकी है 1930 में। 2 बैलों की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण 1931 में लिखी गई है। होली का उपहार 1931 में लिखी गई है। वहीं ठीक ठाकुर का कुआं 1932 में लिखी गई है। ईदगाह मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया हुआ है, ईदगाह के वीडियो में, कहानी में भी आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। ईदगाह 1933 में लिखी गई। नशा जो है 1934 में लिखी गई। बड़े भाई साहब 1934 में। कफन और अंतिम कहानी है 1936 में ये कहानी लिखी गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से इनकी कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ सारे कहानियों के अंतर्गत कुछ इनकी कहानियाँ, जो कहानियाँ हैं वो उन्होंने किस किस शैली में इसका प्रयोग किया है। तो देखिए, वर्णात्मक शैली किस किस कहानी में प्रयोग किया गया है। रामलीला इनकी एक रचना है, रामलीला कहानी है। दूसरा है बड़े भाई साहब, आपने देखा है बड़े भाई साहब 1934 में ये रचना लिखी गई है। 1934 में बड़े भाई साहब, रामलीला, विद्रोह और ढम्पो ढप ढम्पोर ढपोर शंख जो है इनकी रचना है। तो ये वर्णात्मक शैली में है। तो प्रश्न बन सकता है कि बड़े भाई से इनका जो है साहब, बड़े भाई साहब जो ना कहानी है वो किस शैली में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है वर्णात्मक शैली में। वहीं देखिए जो है इनकी रचना और भी आएंगी,
कौन कौन सी शैली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आत्मकथात्मक शैली में भी लिखी गई है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। पत्रात्मक शैली जो है वो दो सखियाँ, इनकी रचना है, दो सखियाँ है ना, ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्तिपथ, अलगोच्छा और प्रेमचंद, ये सब गांधीवादी विश्वासों पर आधारित है, हृदय परिवर्तन आदि से प्रभावित है। तो पूछा जा सकता है बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ये कहानी जो है वो किस विचारधारा से प्रभावित है, तो गांधीवादी विश्वासों पर आधारित है। सदगति आपने देखा है, सदगति की रचना बताई गई है 1930 में लिखी गई है, जो कि प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई है। सदगति जो है आप इसको यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी इसमें बनी हुई है और ये डीडी नेशनल वगैरह चैनल में भी आते रहते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी है सदगति, हृदय को छू लेने वाली कहानी है। दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। अब इनकी रचना देखेंगे, पूस की रात 1930 में जो लिखी गई है, पूस की रात, इनकी चरम यथार्थवादी कहानियों में एक शुमार की जानी का वर्णन किया गया है। वहीं इसमें प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे। प्रेमचंद जी इसमें हल्कू नामक किसान है, किसान के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। तो ये पूस की रात की रचना में दिखाई देता है। कफन, जो कि आपको मैं बता रही थी 1936 में अंतिम रचना है, प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह कहानी एक अंतिम कहानी मानी जाती है। इनके दो चरित्र, घीशु और माधव, इसमें पात्र दिखाई देते हैं और बुधिया इसमें पात्र है, जो कि भूख और गरीबी के व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। तो इस प्रकार की रचनाएं हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि 3 कहानी इसमें आपको मिलेंगे और ये बार बार प्रश्न बनता है नेट के सिलेबस में ये लगा हुआ भी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ देखते हैं। गोपाल राय के अनुसार यह कहानी दी गई है। सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। बुद्धू का कांटा जो है 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। तो ये सन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जमाने के लिए पूछ दिया जाता है, सीक्वेंस में दे दिया जाता है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915 में यह प्रकाशित है। और जो कि उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित है, तो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। तो दोस्तों इस तरह के यहाँ पे ये इसका वर्णन दिखाई देता है। उसने कहा था के बारे में और जानकारी विस्तृत ले लेते हैं थोड़ी सा। उसने कहा था जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके कथन के बारे में कहा है। उसने कहा था, कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। पूछा जाता है, केवल झांक रहा था, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा था। ये कथन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसने कहा था का है। उसने कहा था जो है फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, पूर्वदीप पद्धति पर लिखी गई है। प्रश्न बनता है कि फ्लैशबैक शैली में कौन सी रचना है, तो उसने कहा था 1915 में ये प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी जो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। वहीं अब बात करेंगे हम जयशंकर प्रसाद की कहानी। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ देखते हैं। इसकी प्रथम कहानी जो है 1911 में लिखी गई थी। 1911 में
ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रश्न बनता है कि जो इंदु पत्रिका मतलब कौन सी रचना इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, या जो प्रथम कहानी है वो ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। वहीं आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जो मूलतः है छायावादी कवि है, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी एक क्या किया महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक और स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की रचनाकार है, किंतु उन्होंने कहानी भी लिखी है। प्रसाद का दृष्टिकोण हम देखेंगे प्रेमचंद से काफी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में ही है। इनके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि दिखाई देते हैं। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा है। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की यह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय जैसे समान समर्थ कहानीकार शामिल है। जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे थे, मैंने ग्राम कहानी बताया है जो कि इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई थी। वहीं प्रसाद की अंतिम कहानी है साल्वती। प्रसाद जी की अंतिम कहानी है साल्वती को माना जाता है, जो कि इन्होंने लगभग प्रसाद जी ने 70 कहानियां लिखी हैं। 1912 में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया जो है पूछा जाता है कि छाया जो है प्रथम कहानी संग्रह छाया जो है प्रकाशित कब हुआ था? 1912 में, जो कि हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। छाया जो है हिंदी का है ना, हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। तो दोस्तों ये रहा इनके जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी के। उसी के अंतर्गत आप देखेंगे वृंदालाल वर्मा की कहानी संग्रह है जो है शरणागत 1950 में लिखी गई, कलाकार का दंड 1950 में लिखी गई। तो वृंदावन का बहुत ही महत्वपूर्ण है शरणागत, ध्यान रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। 1950 में शरणागत जो है वृंदालाल वर्मा जी की है। राधिका रमन प्रसाद की रचना देखेंगे। राधिका रमन प्रसाद की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कानों में कंगना 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। ये भी पत्रिका जो है इंदु में प्रकाशित हुई थी, कानों में कंगना 1913 में। वहीं इनके प्रमुख कहानी और भी देखेंगे कि कुसुमांजलि, गांधी टोपी। एक बार पूछा गया है गांधी टोपी किसकी रचना है, तो गांधी टोपी जो है राधिका रमन प्रसाद जी की रचना है, जो कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1938 में लिखी गई है। सावनी समा 1938 में लिखी गई है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी कौन सी है, तो राधिका रमन समन की कहानी कौन सी है? बिजली है। वहीं चतुरसेन शास्त्री के 1914 में कहानी लिखना आरंभ किया था। तो इनकी जो कुछ कहानियां हैं इस प्रकार है, राजकर्ण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासे कहूँ, मोर सजनी। प्रश्न पूछा गया है, दुखवा माँ से कहूँ मोर सजनी जो है, काहू कहूँ मोर सजनी जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों की खोज, सिंहगढ़ विजय। तो इस तरह के इनकी कहानी है प्रसाद जी की, इसको याद रख लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। दुखा कहूँ का से मोहे सजनी। चतुरसेन शास्त्री की रचित कहानियां हैं। चतुरसेन शास्त्री की अम्बपालिका, प्रबोध, भिक्षुराज, बार्जबड़ीन, हल्दी घाटी, वर्णवधु इत्यादि इनकी रचना है। चतुरसेन शास्त्री की दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी कहानी जो है बंगला कथाकार के अंतर्गत ये आपको दिखाई देगा। तो बंगला कथाकार जो है कौन है? हरि साधन मुखोपाध्याय, नाम नोट कर लीजिएगा, हरि साधन मुखोपाध्याय यहाँ पे है, हरि साधन मुखोपाध्याय। ठीक है, कि कहानी बंगला कहानी जो है सलिस्मा बेगम का रूपांतरण माना जाता है। पूछा जा सकता है कि सलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो हरि साधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सलिस्मा बेगम के रूपांतरण का माना जाता है। प्रेमचंद के युग के अंतर्गत महत्वपूर्ण कहानी भी आ जाती है। विशंभरनाथ शर्मा दूसरा है, गल्प मंदिर। विशंभरनाथ शर्मा के अंतर्गत ये देखेंगे कि गल्प मंदिर, चित्रशाला 1924 में, चित्रशाला 19 भाग 2 में, सुधांशु 1929 में, आंखों की चाह और अन्य कहानियां 1941 में। राहुल सांस्कृत्यायन की सप्तमी के बच्चे, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सप्तमी के बच्चे किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। बोलगो से गंगा 1934 में लिखी गई। शिवराज भूषण महिला महोत्सव, कहानी का प्लाट
झूलम, अंजलि, ये देखिए अंजलि और झूलम जो है पद्मनाभ बख्शी जी का है। इस तरह से रचनाएं इनकी दिखाई देती है कनक रेखा। बद्रीनाथ भट्ट का सुदर्शन का रचना है सुप्रभात, परिवर्तन, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन समक, नगीने, झकुरे, ये सब रचनाएं जो है इत्यादि रचनाकारों के देखी गई है। विनोद शंकर व्यास जी की रचना है 80 कहानियां इनकी संग्रहित है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं और जो कि आपके नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ